Very good morning, everyone. Today we are going to study further topics related to wave optics. In previous class, we have seen the Newton's corpuscular theory, which was introduced in 1600s, and that theory were depend upon a concept, that is, the light was made up of particles. Newton supposed that light is made up of particles, and he proposed corpuscles. Corpuscles were the imaginary particles having some elasticity and some other properties, and using that theory Newton defined some of the optical phenomena, but he was failed to define some wave phenomena, that is like interference, diffraction, polarization. So next came the wave theory of light proposed by Christian Huygens. Huygens actually proposed that light is made up of waves. Light is a wave. Alright, he doesn't know about electromagnetic wave, but he used his own concept related to waves. That is, he actually assumed that light is made up of wave having some wavefront. Alright, and this wavefront we are going to study in our today's class. So what is wavefront? For understanding this, we firstly know the definition. See, a wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. So for understanding this definition, firstly we will revise what we have learnt in class 11th using mechanical waves. Alright, so roughly we can say that if we have a wave, that is, this is a transversal wave. Alright, this is a wave. आप ये थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस होगा इसको आप अवॉइड करिएगा. देखिए, किसी भी समय हमने ये पढ़ा था, मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेशंस कर रहा है और या मान लीजिए ये एक ट्रांसवर्सल वेव है, यहाँ का पार्टिकल मान लीजिए कोई गुजर रही है, ये पार्टिकल जो कभी सभी अपनी कभी मीन पोजीशन पे थे, जैसा हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना. ये पार्टिकल अभी कहाँ पे है? यहाँ पे है ना. ये वाला पार्टिकल इस टाइम पोजीशन में जब वेव यहाँ से पास हो रही है यहाँ पे है, ठीक है. ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पे, यानी ये सभी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना अपनी पोजीशन पे, हमने 11th में पढ़ा. सो दिस पार्टिकल, ऑलराइट, ये यहाँ से वेव गुजर रही है. मान लीजिए ये वाला अपने इस फेज पे है, ये वाला भी इस फेज पे है, यहाँ वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे है, इसी तरह यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे है. ये यहाँ से पार्टिकल का ऊपर की ओर ऐसे मूव करना, फिर वापस आना अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाके, यानी यहाँ तक जाके, फिर इधर जाना, फिर अपोजिट साइड में मैक्सिमम, फिर यहाँ जाना. तो ये पार्टिकल के डिफरेंट फेजेस हैं, है ना. पार्टिकल अपने पाथ के डिफरेंट फेजेस में हैं. तो अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों ही अभी ऊपर को मूव कर रहे हैं, अभी ऊपर वाले अपनी कोर्स पे हैं ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों सेम फेज में कहलाएंगे. ठीक है, ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में कहलाएंगे. इसी तरह ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेज में कहलाएंगे. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं और एक पार्टिकल मैं यहाँ ले लूं, तो दोनों पोजीशन के वाइज तो सेम हैं, लेकिन इसका कोर्स ऊपर जाने वाला है, इसका कोर्स लोअर कोर्स है, तो ये दोनों सेम फेज में नहीं होंगे. ये एक मैकेनिकल वेव की बात है जो ट्रांसवर्सल वेव टाइप की दिख रही है. अब अगर हम अपने इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वेव फ्रंट पे, तो क्या कहा था हाइगन्स ने? Huygens said that a wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at same medium which are vibrating in the same phase at any instant. Alright, तो ये वेवफ्रंट जो होता है उसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन सेम फेज के दो पार्टिकल्स के जोड़ने से है, जिससे एक लोकस फॉर्म होता है. इसको अब हम अपने वेवफ्रंट को समझने के लिए ऑप्टिक्स में, यानी वेव ऑप्टिक्स में, अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसा हमने एक तालाब वाला फिनोमेना अपने प्रीवियस एनिमेटेड वीडियो में देखा.
मान लीजिए किसी तालाब पे यहाँ पे हिट किया है ना, किसी पार्टिकल ने, यहाँ से वेव्स जनरेट हुई इस तरह की। फिक्स कर लेते हैं एक बार फोकस। देखिए यहाँ पे देखिए, ये पार्टिकल से वेव कुछ इस तरीके की बाहर जाएंगी क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, जैसा हमने तालाब वाले अपने एग्जाम्पल में देखा था। देखिए ये है इस तरह एक और क्रेस्ट और एक और ट्रफ, तो लगातार ये वेव्स बाहर ऐसे जैसे पानी पे हम पत्थर मारते हैं तो वेव्स बाहर जाती हैं ना। ये अपने लोअर कोर्स पे है यहाँ के पार्टिकल। ये जितने भी डॉटेड से मैंने दिखाए हैं ये सभी ट्रफ्स हैं। क्यों ट्रफ हैं? कैसे मैंने एक गोला बना दिया, इस पर्टिकुलर पोजीशन के सारे पार्टिकल अपने सबसे लोअर कोर्स में थे, मैंने सारे पार्टिकल को जोड़ा तो एक कर्व बना, दैट इज सर्कुलर कर्व। तो हमने इस लोकस को हमने क्या कहा, इट इज वेव फ्रंट, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर सर्किल जो डॉटेड से दिख रहा है, सभी पार्टिकल कहाँ हैं, अपने लोअर कोर्स में हैं, सबसे नीचे हैं, क्रेस्ट पे हैं, मतलब एक वेव ऐसे होके गुजर रही है। तो ये जो डॉटेड बना है ये वाला पोजीशन है, और जो क्रेस्ट बाहर जो बन रहा है ये अपना टॉप कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ वाले सारे पार्टिकल को जो हमने जोड़ दिया लाइन के थ्रू, तो ये लोकस जो बना ये एक वेव फ्रंट है। तो ये भी एक वेव फ्रंट है और ये भी एक वेव फ्रंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही वेव फ्रंट्स ही कहलाएंगे। तो वेव फ्रंट समझ में आ रहा होगा कि लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स विच लाई विच हैविंग सेम फेज, है ना। सो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। तो अब देखिए, ये तो एक जनरल फिनोमेना है जो मैकेनिकल वेव्स में हमने देखा। ऑप्टिक्स में ये कैसे हाइगन्स ने अज्यूम किया उसको देखते हैं। हाइगन्स ने कहा कि इफ वी हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स लाइट का है, उसमें से ये एक पॉइंट सोर्स एस ले लिया, लाइट वेव जनरेट होती है। ऑब्वियसली द लाइट वेव विल ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्फेरिकल मैनर। एक जैसे स्फीयर के पॉइंट सेंटर से चारों तरफ उसमें बॉडी में हम रेज निकलती है देख रहे हैं, जैसे एक रेडियस के अलॉन्ग, है ना, स्फीयर की रेडियस चारों तरफ होगी 3 डायमेंशनल। तो ये एक वेव फ्रंट कैसा होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। मतलब वेव फ्रंट किस तरह का बनेगा, वो चारों तरफ बनेगा, वो सर्किल नहीं बनेगा, वो एक गोले के जैसा बनेगा कि चारों तरफ वो सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जो सेम फेस पे हैं। अभी ये सारे पॉइंट, ये स्फीयर मैंने बनाया है 3 डायमेंशनल, आप सोचिए, तो ये सारे पॉइंट एक सेम फेस पे हैं। इसी तरह अगला स्फीयर जो फॉर्म होगा, यानी रोशनी बाहर बढ़ती है, रे बाहर बढ़ती है ना, तो अगला स्फीयर भी स्फीयर है, ये सर्किल नहीं है। इनकी सेंटर सेम होगा, रेडियस कुछ बाहर वाले की बड़ी होगी, फिर ये और बड़ी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट धीरे धीरे बाहर चल रही है। ऑलराइट, सो दिस इज वेव फ्रंट। अब हमने क्या किया, वेव फ्रंट पे टेंजेंट लिया। वेव फ्रंट पे जब आप टेंजेंट लेते हैं तो उस टेंजेंट पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। जैसे ये बाहर वाला वेव फ्रंट है, ये सभी वेव फ्रंट हैं, ये पहले टाइम का है, ये किसी लेटर टाइम का है, ये किसी फर्दर लेटर टाइम का है। धीरे धीरे लाइट रे ऐसे यहाँ सेंटर से निकल के दूर बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम टेंजेंट लेते हैं किसी वेव फ्रंट पे, तो उस पे जब हम सोर्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव। यानी वेव कहाँ से निकली है, सोर्स से निकली है, कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। यहाँ टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन स्पीड ऑफ वेव की है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रे। तो रे इसको कहते हैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑल्सो। यही रे हम आज तक बचपन से ड्रॉ करते आए हैं ऑप्टिक्स के केस में, जो अब हम यहाँ वेव फ्रंट में देख पा रहे हैं कि वेव फ्रंट की हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ रे आपसे ड्रॉ करने को कहूँ, देन यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, देन मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सोर्स
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे, ऑलराइट, इट इज द रे। अब मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ अगली चीज़ को देखने के लिए। इसी स्फीयर का मान लीजिए मैंने इतना टुकड़ा ले लिया, या इधर से इतना टुकड़ा ले लिया, किसी भी एक साइड से ये वाला ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का। मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये मेरे उस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, दैट इज एक कह सकते हैं 3 मिनट, वो एक आर्क है, एक आर्क कट किया उसी स्फेरिकल वेव फ्रंट का। इट इज ऑल्सो द वेव फ्रंट। मान लीजिए हम इस वाले को इतना ब्लॉक कर दें, देन दिस इज द पार्ट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। नाउ वी हैव टेकन दिस पार्ट। यहाँ से कहीं सोर्स रहा होगा, हम कहीं पीछे यहाँ से चला था, अभी यहाँ है, ये मुझे नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस वेव फ्रंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द सोर्स फॉर फर्दर वेव फ्रंट्स। मतलब हर एक वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इस वेव फ्रंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना। मान लीजिए मैंने इसमें कोई 5 पॉइंट मार्क कर लिया, ए बी सी डी, 4 ही ले लेते हैं, साइज छोटा है, 4 पॉइंट मार्क कर लिया। हाइगेंस का जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि एक वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स होते हैं, these points work as the source for the secondary wave fronts। वेव फ्रंट के पॉइंट्स सेकेंडरी वेव फ्रंट के सोर्स का काम करते हैं। मतलब क्या है इसका, समझिए, ये ए बी सी डी मैंने 4 पॉइंट को ही कंसीडर किया। ए अपने आप में एक वेव सोर्स है या वेवलेट का काम करेगा। ए से वेवलेट निकलेगी, कैसी निकलेगी, ए भी तो पॉइंट सोर्स बन जाएगा, पॉइंट सोर्स जैसा काम करेगा। तो ए से जो वेवलेट निकलेगी दैट विल बी मूव इन स्फेरिकल डायरेक्शन। मान लीजिए स्मॉल टी टाइम के बाद, निकलते ही, मतलब निकलने से स्मॉल टी टाइम के बाद ये ए सोर्स से चारों तरफ निकलेगी, तो कैसा बनेगा, एक स्फेरिकल सोर्स फॉर्म होगा ऐसा। सिमिलरली फ्रॉम बी, टी ही टाइम में उतनी ही रेडियस का स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, है ना, क्योंकि ये सभी पॉइंट अब अपने आप में एक सोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो सोर्स बना, यहाँ वेवलेट बना, वेव फ्रंट के हर पॉइंट वेवलेट का काम कर रहे हैं, जो नए सोर्स का काम कर रहे हैं। सो दिस विल जनरेट फर्दर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये सी वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए फिर से हम ड्रॉ करेंगे कितना, टी समय में। अब देखिए, मान लीजिए टी समय में सबकी साइज में बराबर क्यों बना रहा हूँ, सी स्पीड से हमारी ये लाइट चल रही थी, तो सी और टी टाइम लगा तो टी, तो सभी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो ड्रॉ हो रहे हैं छोटे छोटे, इनकी रेडियस कितनी होगी, सी टी कितनी होगी, सी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। सी इज द स्पीड वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट। मान लीजिए हम ये एयर में है, तब यहाँ से डी पे भी देख लीजिए, ये भी ऐसे ही ड्रॉ करेगा, सभी की रेडियस सेम है ना। नाउ अटैच, और यू कैन से मेक टेंजेंट्स ऑफ दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। सभी टेंजेंट को जोड़ते चले जाइए, सभी जितने भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, यहाँ से जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स विल बी फॉर्म्ड। नाउ दिस टेंजेंट्स को हमने सबको जोड़ दिया, ये टेंजेंट सभी मिल के एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिए, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग ए और बी के पॉइंट्स बने वो कौन कौन से बने, ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ से ए से इस पे जो हमने टेंजेंट बनाया, ये बनाया, इस पे जो टेंजेंट बनाया, दिस, फॉर दिस टेंजेंट इज दिस, फॉर दिस टेंजेंट इज दिस, सभी को जोड़ा था। ए से करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ क्या है, ए डैश नाम दे दिया। बी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट क्या है, बी डैश, हियर इट इज सी डैश, ऑल राइट, एंड हियर इट इज डी डैश। Obviously the distance between C to C dash is C into T, A to A dash is C into T, the velocity multiplied by the time. So this is the formation of the secondary wavefront from the primary wavefront. ये जो AB था ये कैसा wavefront था, primary wavefront,
अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिए, क्या वेव फ्रंट केवल आगे ही बढ़ेगा या पीछे भी बढ़ेगा? ऑब्वियसली इट इज स्फेरिकल, सो वेव विल मूव इन बोथ डायरेक्शन, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैकवर्ड वेव फ्रंट, ये वाला जो वेव फ्रंट जो पीछे वाले टेंजेंट को ड्रॉ करने से बना, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द बैकवर्ड वेव फ्रंट, बैकवर्ड वेव, ये कह सकते हैं वेव, विल बी ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? मैंने वीडियो में पिछले दिखाया, वॉइट एंड किरचॉफ both shown that the magnitude of this wave front, मतलब magnitude of this secondary wave front is what? 1/2 1 plus cos थीटा, जहाँ थीटा जो है ये क्या है, यहाँ से ये वाली रे, इस रे और जो वेव के चलने की दिशा है, मतलब ये जो नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये जो रे की दिशा है और वेव किधर चल रही है, ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वेव फ्रंट का, इस वाली लाइन का और ये इनके बीच में, ये जो अगर मान लीजिए सेकेंडरी पीछे चलने वाली वेव हो गई तो थीटा हो गया, थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री कॉस 180 विल बी -1, सो इट बिकम्स 1 - 1 0। तो वेव फ्रंट का पीछे का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। हाइगन्स ने ये बात एज्यूम करके कही थी, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये 0 आ रहा है, पीछे बिल्कुल भी मैग्नीट्यूड नहीं होता। बट किरचॉफ एंड वॉइट हैज डिराइव्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेकेंडरी वेव फ्रंट, 1/2 1 plus cos थीटा। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम कितना वहाँ पे एम्पलीट्यूड रहने वाला है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये कितना रहने वाला है? 1/2 1 plus cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन है, यहाँ थीटा देख लीजिए क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द रे एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, रे ये वाली है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेंथ। अगर हमने पीछे वाली मान लिया तो दोनों का एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। चलिए हम इसको और देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, we have considered this spherical or plane wave front at any instant. Let AB is its position. This AB is the wave front, as we have seen previously. This, according to Huygens principle, each point on AB becomes a source of secondary disturbance. All right, this AB, these points are the source of secondary disturbances which travel with the same speed c to find the new wavefront after time t. All right, t time के बाद हमें नया wavefront चाहिए. We draw spheres of radii ct just because c is the speed of the wave, and after time t the distance traveled will be ct. So we will make the sphere having, sphere याद रखना है, सर्किल नहीं है, sphere having which radius ct. सो फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन ए बी से सी टी रेडियस का एक आर काटते गए तो स्फीयर बनता गया। देखिए छोटे छोटे ये मैंने स्फीयर्स बनाए हैं, देखो ये सभी हर पॉइंट से, हर सेकेंडरी वेव पॉइंट जो ए बी पे है उससे, देन दिस विल फॉर्म अ फॉरवर्ड इन्वेलप। सो द फॉरवर्ड इन्वेलप और द टेंजेंशियल सरफेस, इसमें क्या किया, टेंजेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते चले गए तो ये एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ हुआ। This forward envelope or the tangential surface CD of the secondary wavelets will give new wavefront after time t. All right. See the lines AA dash, BB dash, CC dash, etc. These are perpendicular to both AB and CD. है ना? Along these lines, the energy flows from AB to CD. All right, so these line represents rays. ये क्या है? rays को represent कर रही हैं जो lines हैं. All right, so this is what the new wave front from the original wave front. क्या back wave front का concept हमने क्या देखा?
जो अपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, no back wavefront will be possible because according to Voigt and Kirchhoff, the wavefront, the amplitude of the wavefront will be amplitude of Huygens wavefront. कैसे शो किया था? इस 1/2 1 प्लस cos theta, यही कुछ था, where theta is the angle between the ray at the point of consideration and the direction of secondary wavelet. theta क्या है? angle between the ray at the point of consideration and the direction of secondary wavelets. See, here if we consider the back wave, मान लीजिए अगर पीछे कोई वेव है तो वेव की डायरेक्शन ये हो गई और ये किसकी है? देखिए दो है ना, एंगल बिटवीन द रे एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, रे इज दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. अगर हमें बैक ईएमएफ लिया तो पीछे ये एंगल कितना हो गया? 180 degree. So if this angle is 180 degree, so this amplitude will be cos 180, cos 90 plus 90 sin 90. Sin 90 is here it is sin 91, but it is minus of this. So this will be minus 1 plus 1, so it should be 0. So the back wave front having 0 amplitude. All right. So this I am already shown you in the previous video that no back front wave, or you can say no backward wave front is possible. All right. So this is all about the wavefront and Huygens construction. A wavefront is a surface of constant phase. This we have seen. Again, we have described a ray of light is the path along which light travels. It is always normal to the wavefront. These two were very important definitions. One more thing, only the front portion of the secondary wavelets add up to give rise to a wavefront in the forward directions. The back portions of the secondary wavelets add up to 0, so no back front wave will be possible, or no backward wavefront will be possible. So this is all about Huygens construction and wavefront. Now we are going to study the reflection on the basis of wave theory. See, here it could be some long video, so we will discuss some part in next class also. अभी देखते हैं कितना हो सकता है. Here we are going to study the reflection on the basis of wave theory. All right. अभी स्क्रीन सही हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है. See, here it is x, y. This is any surface. xy is the surface. ये surface plane of the paper के perpendicular है, ठीक है ना. प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर आप इसको मान के चलिएगा. मैं इस फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं, पहले फिगर समझ लेंगे. हम रिफ्लेक्शन समझाने वाले हैं किसके बेसिस पे? हाइगेंस थ्योरी के बेसिस पे. एक्स वाई एक सरफेस है इस तरह परपेंडिकुलर टू द प्लेन. नाउ वी आर गोइंग टू, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है रिफ्लेक्शन में. वी हैव कंसीडर्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द रे
बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ द होल वेव फ्रंट। तो हम इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम अब इस चैप्टर में प्लेन वेव फ्रंट के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। सो प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है, मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट ऐसा है जो ये देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट है ऐसे, जो इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ऐसे ये वेव ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दिस सरफेस, ऑलराइट। तो consider this as the plane wave front, this AB is the wave front, AB is the plane wave front, all right। this AB is the wave front, इसका एक एंड जो है वो अभी अभी ड्रॉप हुआ है किस पे, XY सरफेस पे, B पॉइंट पे। तो इस B पॉइंट पे हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल। सो इट इज द नॉर्मल, ऑल राइट, नॉर्मल। Now as this AB will be incident here, तो ये साथ साथ आगे बढ़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए AB B पॉइंट पे देखिए रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, तो यानी यहाँ पे हम एक रे मान सकते हैं, इट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, मतलब AB के परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, इट इज I, क्योंकि देखिए B पे मतलब यहाँ पे AB पे बहुत सारी रेज हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं, तो हमने कौन सी एंड पे बनाई, दिस रेज S, ऑलराइट। अब आप ये समझिए कि ये वेव फ्रंट किस स्पीड से चल रहा है, मूविंग विद स्पीड C। तो ये वाला पॉइंट अभी पहुंच गया। अब जितना देर में ये वाला पॉइंट, चूंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा वेव फ्रंट, है ना। वेव फ्रंट का तो ये ऐसा नहीं कि ये पूरा ऐसे बेंड कर जाएगा, ये तो 90 डिग्री ऐसे रहेगा। तो यानी वेव फ्रंट के हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होता है ना, तो हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी हिट कर गया है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लीजिए वो यहाँ हिट करेगा ये वाला पॉइंट। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ए वाले पॉइंट पे जो रे है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना। मान लीजिए ये है ये रे, ये यहाँ से इस पॉइंट पे यानी अपने सरफेस पे सी पॉइंट पे हिट करेगी, ठीक है। ये वेव लेकिन जितना देर में ये यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा, और सी वेलोसिटी, स्मॉल सी वेलोसिटी से वेव फ्रंट चल रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, AC कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू C इंटू टी। मान लीजिए टी टाइम लगा, लेकिन उतनी देर में यहाँ पे भी देखिए ये कांच जैसा या फिर ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट इज व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जितना देर में हमारा A से C पॉइंट पे A वाले पॉइंट पहुंचेगा, यानी A वाले पॉइंट का सोर्स यहाँ पहुंचेगा या A वाली रे यहाँ पहुंचेगी, उतना देर में ये वाली अब रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, जितना I एंगल है इसी I एंगल से वो इधर को रिफ्लेक्ट कर जाएगी ना, इधर को, ये वाली रे जो S रे है वो इधर को रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, दिस वन। सो कितना दूर जाएगी, जितना दूर, चूंकि ये भी तो उसी सी स्पीड से चल रही है, दोनों का मीडियम सेम है, मीडियम मान लीजिए n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो वो यहाँ है वो यही है, मान लीजिए एयर है। तो जितना देर AC की जो डिस्टेंस होगी उतनी ही दूरी, यानी AC हम नाप लें, है ना, उतने से ही यहाँ पे आर्क मार दें। तो ये यहाँ पे मान लीजिए अगर मेरे पास कंपास होता तो जितना AC की डिस्टेंस ट्रेवल है इतना ही B से रे शुरू होती है वो यहाँ ट्रेवल करेगी, क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड सेम है। सो दिस विल बी, हमने कहा मान लीजिए ये, तो यहाँ पे ये D पॉइंट तक पहुँचती है, मतलब जितना देर में ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचता है उतना देर में B पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचती है, ठीक है। तो अब समझिए, अब A वाला पॉइंट यहाँ पे है और B वाले पॉइंट का जो वेवफ्रंट का B वाला पॉइंट है वो यहाँ पे, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, है ना, देन दिस इज अवर DC इज अवर व्हाट, DC इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो चेंज हुई नहीं ना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एक कोना दूसरा कोना, एक कोना यहाँ पहुँचा, दूसरा पॉइंट यहाँ पहुँचा, ऑलराइट। यहाँ पे भी नॉर्मल बना लीजिए जहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ था। अब ये वाला रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ना,
तो ये ऊपर वाली के देखिए पैरेलल जाएगी, ये वाली रे आपस में पैरेलल, क्योंकि ये ए वाला अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, उतना देर में ये यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज व्हाट इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये जो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी हुआ। ऑलराइट, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट mathematical method to calculate or prove that angle I is equals to angle R for this particular wave front also और wave theory also, यानी angle I equals to angle R होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना रहेगा नेक्स्ट क्लास में that Snell's law is also applied here for wave front also, or you can say in wave theory also. All right, thank you.